हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 28 से 30 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स, जो कि नवंबर महीने का आखिरी करंट अफेयर है। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। विश्व शहरी मंच वर्ल्ड अर्बन फोरम का 12वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, काहिरा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कायरो। और अगर देश का नाम पूछे तो ये आपका इजिप्ट में है, इजिप्ट में है। वर्ल्ड अर्बन फोरम विश्व शहरी मंच का 12वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? काहिरा। देश अगर पूछते हैं तो इजिप्ट। इसके अलावा इसकी थीम क्या थी? इट्स ऑल स्टार्ट्स एट होम, लोकल एक्शंस फॉर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। इसकी थीम क्या थी? जो विश्व शहरी मंच का 12वां एडिशन था, 12वां सत्र हुआ, कहाँ पे? कायरो में। कौन से देश में? इजिप्ट में। इसकी थीम क्या थी? इट्स ऑल स्टार्ट्स एट होम, लोकल एक्शंस फॉर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। इसके अलावा द परसेंटेज ऑफ अफ्रीकन लिविंग इन अर्बन एरियाज वाज अराउंड 36%। ये कब की बात हो रही है? 2010 की। और उम्मीद है कि 2030 में बढ़ के कितना हो जाएगा? 50%। और 2050 में बढ़ के कितना हो जाएगा? आपका 60%। तो इस डाटा को भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इजराइल का रक्षा मंत्रालय किस देश के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है? 2025 तक उस देश में एरो 3 मिसाइल अवरोधन प्रणाली तैनात करने पर ध्यान केंद्रित किया है। तो वो सिंपली आपसे पूछ रहा है कि इजराइल किस देश में 2025 तक एरो 3 मिसाइल अवरोधन प्रणाली तैनात करने पर ध्यान केंद्रित किया है? तो जर्मनी में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब थोड़ा एरो सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। जो आपका एरो सिस्टम है, इसमें आपका इंक्लूड है एरो 2 एंड एरो 3 इंटरसेप्टर्स। जो एरो सिस्टम है इसमें आपका इंक्लूड है एरो 2 एंड एरो 3 इंटरसेप्टर्स। और इसको डेवलप किसने किया, इस सिस्टम को? तो इजराइल और अमेरिका ने मिलके। किसने डेवलप किया है? इजराइल और अमेरिका ने मिलके। और ये करता क्या है? तो ये काउंटर करता है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट को। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका कहाँ हुआ था? गोवा में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कौन सा एडिशन था? तो ये आपका 55th एडिशन था। कहाँ पे हुआ? गोवा में। गोवा में कहाँ? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम। ये भी याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 विनर लिस्ट। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? गोल्डन पिकॉक बोलते हैं। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला टॉक्सिक को। किस देश की मूवी है? लिथुआनिया की मूवी है। ये लिथुआनियन लैंग्वेज मूवी है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड टॉक्सिक को मिला है, जो कि लिथुआनियन लैंग्वेज मूवी है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? तो वेस्टा माटुलिटे और ईवा रुपेइकाइट को। वेस्टा माटुलिटे और ईवा रुपेइकाइट को किस मूवी के लिए? फॉर देयर रोल्स इन टॉक्सिक, जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? क्लेमेंट फेवो को। किस मूवी के लिए? फॉर हिज रोल इन होली काउ। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? बोगदान मुरेसनु को। किस मूवी के लिए? फॉर द न्यू ईयर डेट नेवर केम। स्पेशल जूरी का अवार्ड किसे मिला? तो लुइस कोडवाइजर, ठीक है, जो भी आप प्रोनाउंस करो, लुइस कोडवाइजर फॉर हर वर्क इन होली काउ। इसके अलावा स्पेशल मेंशन बेस्ट एक्टर मेल, ये अवार्ड किसे गया? तो एडम बेसा को फॉर हिज रोल इन हु डू आई बिलोंग टू। स्पेशल मेंशन की बात हो रही है, तो बेस्ट एक्टर मेल स्पेशल मेंशन किसे मिला? एडम बेसा फॉर हिज रोल इन हु डू आई बिलोंग टू। बेस्ट वेब सीरीज का खिताब की अवार्ड किसे मिला? तो लंपान को, ठीक है, जो कि मराठी भाषा में है। ये भी याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। बेस्ट वेब सीरीज लंपान मराठी लैंग्वेज में है। बेस्ट डेब्यूट फॉर फीचर फिल्म डायरेक्टर, तो सारा फ्रीडलैंड को मिला है। किसके लिए? फॉर फैमिलियर टच के लिए। बेस्ट डिब्यूट फॉर फीचर फिल्म डायरेक्टर सारा फ्रीडलैंड को मिला है फॉर फैमिलियर टच के लिए। बेस्ट डिब्यूट डायरेक्टर ऑफ एन इंडियन फीचर फिल्म किसे मिला है? नवजोत बांडीवेटकर को। वाडेकर, ठीक है, नवजोत बांडे वाडेकर किसके लिए मिला है? तो फॉर घरात गणपति, ठीक है,
घरात गणपति। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो फिलिप नोयस को, जो कि ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर है। ये इंपॉर्टेंट है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? फिलिप नोयसे को, जो कि ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा ICFT यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड किसे मिला है? तो क्रॉसिंग को। एक फिल्म है, स्वीडिश डायरेक्टर ने इसे बनाया है, जिनका नाम है लिवान अकीन। तो IFCT यूनेस्को गांधी मेडल किसे मिला है? क्रॉसिंग को। ए फिल्म बाय स्वीडिश डायरेक्टर लिवान अकीन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसके अलावा विक्रांत मैसे को मिला है पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 12 मूवी के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिग्लिपेटेरा पॉलीमोर्फा किसकी प्रजाति है? तो ये आग प्रतिरोधी पौधों की प्रजाति है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। डिग्लिपेटेरा पॉलीमोर्फा किसकी प्रजाति है? तो आग प्रतिरोधी पौधों की प्रजाति है। इसके अलावा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसे कहाँ पे डिस्कवर किया गया? तो वेस्टर्न घाट में। ठीक है, कहाँ पे डिस्कवर किया गया? वेस्टर्न घाट। इसके अलावा किसने इसे डिस्कवर किया? तो ए टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम द अघड़कर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इन्होंने इसे डिस्कवर किया। और जिस टीम ने इसे डिस्कवर किया उसे लीड किसने किया था? तो डॉक्टर मंदार दत्तार ने। ठीक है, मंदार दत्तार ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, या दत्तार आप जैसे ही प्रोनाउंस करो इसे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो लखनऊ में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये भारत का पहला होगा और विश्व का 5वां होगा नाइट सफारी। कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो लखनऊ में। और 2026 तक ये आपका चालू हो जाएगा। और इसका नाम क्या है? तो कुकरैल नाइट सफारी पार्क एंड जू। ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की? तो यूनिसेफ ने। यूनिसेफ का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की? यूनिसेफ ने। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिस रिपोर्ट एग्जामिन 3 powerful long-term global forces mega trends that will profoundly affect children's lives between now and 2050। और वो कौन से है? तो एक आपका है डेमोग्राफिक शिफ्ट, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक आपका है डेमोग्राफिक शिफ्ट, दूसरा आपका है क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल क्राइसिस, और तीसरा आपका है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बाय द 2050 तक द ग्लोबल चाइल्ड पॉपुलेशन, जो वैश्विक बच्चों की आबादी है, इज प्रोजेक्टेड टू स्टेबलाइज एट अराउंड 2.3 बिलियन। कब तक? 2050 तक। सिमिलर टू टूडेज लेवल। अनुमान है कि 2050 तक दुनिया के 1/3 से अधिक बच्चों की आबादी भारत, चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान में होगी। और आज की तुलना में 106 मिलियन की गिरावट के बावजूद भारत में लगभग 350 मिलियन बच्चे होंगे। और एक कब की बात हो रही है? 2050 की। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बच्चों के जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार 2021 में भारत वैश्विक स्तर पर 163 रैंक वाले देशों में से 26वें स्थान पर था, जिसमें बच्चे विशेष रूप से अत्यधिक गर्मी, बाढ़, सूखा और वायु प्रदूषण जैसे जोखिमों के संपर्क में थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा करंट अफेयर से संबंधित, तो ये सब दे सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत ने हराया किसे? तो चाइना को 1-0 से। कहाँ पे हुआ? तो राजगीर हॉकी स्टेडियम, बिहार में। अच्छा, इसका मैस्कॉट क्या था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और मैंने इसे डिटेल में करवा दिया है टेलीग्राम चैनल पे, काफ़ी डिटेल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय ने अपनी अस्थाई समिति को अपडेटेड किया है, अद्यतन किया है। अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित शाह को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले चेयरमैन कौन होंगे? जो आपका इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय ने अपनी अस्थाई समिति को अपडेट किया है। अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित शाह को।
चेयरमैन बनाया गया है। और जो आपका IAC है, इंटर स्टेट काउंसिल, ये आपका क्या करता है, केवल इंटर स्टेट काउंसिल की बात हो रही है, ना कि स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये क्या करता है, ये वर्क करता है टू फोस्टर का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना, टू फोस्टर सेंटर स्टेट एंड इंटरेस्टेड कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो ये बढ़ावा किसको देता है, सेंटर स्टेट और इंटरेस्टेड कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन को। इसके अलावा इस कमेटी में इंक्लूड होते हैं ऑल चीफ मिनिस्टर्स, 9 यूनियन मिनिस्टर्स एज मेंबर्स एंड 13 यूनियन मिनिस्टर एज परमानेंट इन्वाइटी। और जो नया कमेटी बना है स्टडी कमेटी, इसमें इंक्लूड है 12 अदर मेंबर्स, जिसमें सीनियर यूनियन मिनिस्टर भी है और 7 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल है, जिसमें आपका महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश शामिल है और यूपी भी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो, गुयाना। और गुयाना में कहाँ, जॉर्ज टाउन। दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुयाना में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने गुयाना में दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो भाग किसने लिया, ये भी याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो 50 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली यात्रा थी। इसके अलावा इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रपोज किया था 7 की पिलर, ये इंपॉर्टेंट है, 7 की पिलर इन्होंने प्रपोज किया। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, द 7 पिलर्स लिस्टेड बाय मोदी आल्सो फ्रॉम द एक्रोनिम कैरिकॉम। इसी का एक्रोनिम है। अच्छा, कैसे है एक्रोनिमिंग कैसे है? तो देखो, कैरिकॉम मोदी जी ने 7 पिलर दिया है। कैपेसिटी बिल्डिंग, सी से आपका स्टार्ट है। इसके बाद एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, आर से स्टार्ट है। इनोवेशन, आई से स्टार्ट है। फिर आपका हो गया टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड, क्रिकेट एंड कल्चर, ओ फॉर ओशियन इकोनॉमी, और एम से आपका हो गया मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। तो आपको याद क्या क्या रखना है, जो समिट हुआ इसमें मोदी जी ने 7 की पिलर प्रपोज किए, जो कि आपका क्या है, एक्रोनिम है कैरिकॉम का, ठीक है, एक्रोनिम है कैरिकॉम का। कैसे है तो देख लो, कैपेसिटी बिल्डिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड, क्रिकेट एंड कल्चर, ओशियन इकोनॉमी एंड मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। तो ये याद रखना है, 7 पिलर जो है ना आपको याद रखने हैं। और जो पहला इंडिया कैरिकॉम समिट हुआ था, कब हुआ था? 2019 में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और कैरिकॉम का मतलब क्या हुआ? कैरेबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट, याद रखना है। कैरिकॉम का मतलब क्या हुआ? कैरेबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट। और इसे एस्टैब्लिश किया गया था कौन सी संधि के द्वारा? तो ट्रीटी ऑफ चौगाडामास, ये याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और इसे साइन किसके द्वारा किया गया था इस ट्रीटी को? तो बारबाडोस, जमैका, गुयाना और त्रिनिदाद एंड टोबैगो। कब? 1973 में। 1973 में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कैरिकॉम की स्थापना कब हुई थी, कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो 1973 में। साइन हुआ था 4 जुलाई 1973 और फोर्स में कब आया था? 1 अगस्त 1973। तो आपको सिंपली ईयर याद रखना है, 1973 में। और जो आपका कैरिकॉम है, ये इसमें मेंबर कंट्री कितने हैं? तो 21 कंट्री है इसमें, जिसमें 15 जो है वो मेंबर स्टेट है और 6 जो है एसोसिएट मेंबर है, ठीक है। देश का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ACCI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो H2 ग्लोबल के साथ। और ACCI का मतलब क्या हुआ? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ACCI? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकसित करने के लिए यूके और किन 2 अन्य देशों की संयुक्त परियोजना, जिसका नाम है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP, को मंजूरी दे दी है? तो यूके के साथ इसमें 2 देश और है, कौन कौन? इटली है और जापान है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकसित करने के लिए यूके और किन 2 अन्य देशों की संयुक्त परियोजना, जिसका नाम है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP, को मंजूरी दे दी है?
तो किसके साथ मिलके कर रहा है यूके? इटली और जापान के साथ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें आपका मर्ज है जापान का एफएक्स प्रोग्राम यूके के साथ और इटली का टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट। तो ये भी याद रखना है, जापान का कौन सा है? एफएक्स प्रोग्राम। इटली का आपका है टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट। और ये कब तक बन जाएगा आपका, कब तक डिलीवर हो जाएगा? तो 2035 तक। ये भी याद रखना है, कब तक? 2035 तक। और इस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? इट्स कॉल्ड टेम्पेस्ट इन द यूके। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रोगाणुरोधी प्रतिरोध एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस को लक्षित करने वाले भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक का नाम क्या है? और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसका नाम है नेफीथ्राइमोसिन। नेफीथ्राइमोसिन एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस को लक्षित करने वाले भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो NAFI ऐसे याद रख लो, और थ्राइमोसिन तो है ही। तो नेफीथ्राइमोसिन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नेफीथ्राइमोसिन। इसके अलावा इसे डेवलप किसने किया है? द एंटीबायोटिक नेफीथ्राइमोसिन हैज़ बीन डेवलप विद द सपोर्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, शॉर्ट में से बोलते हैं BIRAC। BIRAC का मतलब क्या हुआ? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। इसके अलावा ये मार्केट में किस नाम से आएगा? तो मिकनाफ के नाम से। ये भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट में किस नाम से आएगा? तो मिकनाफ के नाम से। किस कंपनी के द्वारा? किस फार्मा कंपनी के द्वारा? ओलकार्ड के द्वारा। ठीक है, ओलकार्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी या एरोस्पेस कंपनी ने कोरिया सैट 6A को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? यह उपग्रह दक्षिण कोरिया के लिए संचार उद्देश्यों को पूरा करता है। तो किसने किया है? स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया है। और इसके अलावा ये जो कोरिया सैट 6A है, ये कोरिया सैट 6 को रिप्लेस करेगा। और ये किस टाइप का सैटेलाइट है? तो ये आपका है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, किस टाइप का सैटेलाइट है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किसने किया है? थेलेस एलेनिया स्पेस ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 रिपोर्ट के अनुसार पेटेंट आवेदनों के मामले में विश्व स्तर पर भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एनुअली पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक। तो 2024 रिपोर्ट के अनुसार पेटेंट आवेदनों के मामले में विश्व स्तर पर भारत का स्थान क्या है? तो 6ठे स्थान पे भारत। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो WIPO। WIPO का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या देता है? विच प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ ग्लोबल ट्रेंड्स इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फीलिंग्स। इंडिया कौन से स्थान पे है? 6ठे स्थान पे है वैश्विक स्तर पे। इन टर्म्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन 2023 में इंडिया ने कितना पेटेंट फाइल किया था? तो 64,480। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाटा भी आपको याद रखना है। और ये आपका इंडिया को किस में लाता है? लीडिंग नेशन में, इंक्लूडिंग चाइना, USA, जापान एंड साउथ कोरिया इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्टिविटी। इसके अलावा इंडिया काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रहा है ऑल 3 मेजर IP कैटेगरी में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैटेगरी में कौन कौन सा है? पेटेंट, ट्रेडमार्क्स एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत 10वें स्थान पे है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत 10वें स्थान पे है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। 2024 में भारत 7वें पे था, तो और डाउन हो गया भारत, 2025 में 10वें स्थान पे है। इंडिकेटर 4 आपका है GHG ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इसका 40% वेट है। रिन्यूएबल एनर्जी का 20% वेट है। एनर्जी यूज का 20% वेट है। और क्लाइमेट पॉलिसी का 20% वेट है। तो सबसे ज़्यादा है GHG एमिशन का। ठीक है, तो ये भी याद रखना है।
टॉप पे कौन है? देखो पहले स्थान पे कोई नहीं है, दूसरे पे कोई नहीं है, तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे कौन है? डेनमार्क। तो डेनमार्क को आप टॉप भी मान सकते हो, लेकिन डेनमार्क वैसे चौथे स्थान पे है। पहले दूसरा तीसरा स्थान खाली है, कोई नहीं है। डेनमार्क आपका चौथा पे है, पाँचवें पे नीदरलैंड, छठे पे यूके है, सातवें पे फिलीपींस है, आठवें पे मोरक्को है, 9वें नंबर पे नॉर्वे है और 10वें नंबर पे इंडिया है। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट नोट क्या करना है, जैसे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन में 40% वेट है ना, तो इंडिया ने कितना गेन किया है? 28.78। रिन्यूएबल एनर्जी में 6.49। वेट कितना है? 20% वेट है इसका, तो 6.49% इसका मिला है इंडिया को। और अगर बात करें एनर्जी यूज में तो 15.53, 15.53, और अगर क्लाइमेट पॉलिसी में देखें तो 17.70। तो सबसे बढ़िया अगर देखा जाए तो क्लाइमेट पॉलिसी में ही है 17.70। इसके अलावा चाइना कौन सा स्थान पे है? चाइना है 55 और यूएस 57। और लोवेस्ट रैंक की बात करें तो ईरान है 67, सऊदी अरबिया 66, यूएई 65, रसिया 64। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ किस संस्थान ने एसेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इस पहल का उद्देश्य भारत के ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में तेजी लाना है। तो नीति आयोग ने मिलकर किया है किसके साथ? विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ मिलकर एसेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो सिंपली आपसे पूछ सकते हैं कि एसेट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। किसके साथ मिलके? तो विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ मिलके। इसके अलावा आपको याद रखना है एसेट का फुल फॉर्म क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। एसेट स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है और ये सपोर्ट करेगा टू सपोर्ट स्टेट्स इन एक्सेलरेटिंग देयर ग्रीन ट्रांजिशन। तो एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को हाल ही में किस देश की सेना के मानद जनरल का पद प्राप्त हुआ? तो नेपाल ने दिया है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, किसने दिया? तो नेपाल के राष्ट्रपति जिनका नाम है श्री रामचंद्र पौडेल, और जहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं नेपाल के उसे क्या बोलते हैं? शीतल निवास। ये भी याद रखना है, ठीक है, शीतल निवास काठमांडू में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2024 ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो लंदन ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है दुबई का, दुबई कौन से रैंक पे है? तो दुबई आपका 5th रैंक पे, ठीक है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, पहले स्थान पे है, किसकी बात हो रही है? ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। लंदन पहले स्थान पे है, टॉप पे है ग्लोबल सिटी ब्रांड्स 2024 में। दूसरे स्थान पे न्यूयॉर्क, तीसरे पे पेरिस, चौथे पे टोक्यो और दुबई 5वें पे। दुबई का स्कोर क्या है? 86.0, ठीक है। हालांकि स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दुबई का बस याद रखो। छठे पे है सिंगापुर, 7वें पे लॉस एंजल्स, 8वें पे सिडनी, 9वें पे सैन फ्रांसिस्को और 10वें पे एम्स्टर्डम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, PDF में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो बिहार है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये पहली बार होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया विल अडॉप्ट द समर ओलंपिक मॉडल टू होस्ट 2 गेम्स इन 1 वेन्यू। क्या स्टेट? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का आखिरी करंट अफेयर है। हाल ही में नवंबर 2024 में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ ही नवंबर 2024 का करंट अफेयर कंप्लीट होता है और पूरा कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा प्रतीक IQ करंट अफेयर पे, जनवरी से लेकर नवंबर तक का। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।